नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अब देखो, रोज सुबह तो आप लोगों को क्या मिल रहे हैं? क्लासेस के वीडियो मिल रहे हैं। रोज शाम को आपको क्या मिल रहे हैं? टेस्ट पेपर के हमारे वीडियो मिल रहे हैं। फिर भी अगर आप लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं तो भैया कोई मतलब नहीं। अब तो फिर तो ये मानकर चलो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक समय व्यतीत कर रहे हैं। ध्यान रखना ये, अगर आप लोगों के लिए मैं डेली सुबह अगर क्लास का वीडियो डाल रहा हूं, शाम को अगर टेस्ट पेपर का वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना, तो आप लोगों को भी इस रूप में एकाग्रचित होकर के तैयारी करनी चाहिए कि भाई सुबह सुबह हम ये करेंगे, शाम शाम को ये करेंगे। ठीक है। एक चीज और, अभी तक जो मेरे जो 2 प्रश्न पत्र मैंने बनाए वो दोनों मैंने वर्ण के बनाए। पहले विचार ये था कि भाई हम टॉपिक खत्म होते जाएंगे, कुछ पेपर बनाते जाएंगे, वो तो हम करेंगे। लेकिन एक नया तरीका और किया है, उसमें हम लोगों ने, आपको याद हो तो रीड के हमारे एग्जाम 4 हो चुके हैं। 2 आरटेड हुए हैं, 2 रीड हुई है। आरटेड 2011, आरटेड 2012, रीड 2015 और रीड 2017, 4 पेपर हो चुके हैं। तो मैंने एक तय किया है कि हर एक भर्ती प्रक्रिया में, क्योंकि हम तैयारी उसी कर रहे हैं लगभग, और जो जितने प्रतिभागी हमारे हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर के हों, चाहे वो पटवारी के हों, ग्राम सेवक के हों या एलडीसी के हों, सभी के हों, है ना, उन सबको व्याकरण तो कंप्लीट करनी है। तो फिलहाल मैंने जो हमारे रीड के पहले 4 पेपर हुए हैं उनके कुछ प्रश्न निकाले। अब उसमें वर्ण भी है, संधि भी है, समास भी है, और भी प्रश्न है। ठीक है ना। तो आप ये ना सोचें कि हमने ये देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। आप ये मानकर चले कि ये वो प्रश्न है जो हमारे 2011, मैं अभी आपको डेट बता जाऊंगा कि किस समय का पेपर में ले रहा हूं ना, 2011 आरटेड के अंदर जो प्रश्न आए हैं उनकी चर्चा मैं आज कर रहा हूं। एक चीज और, मैं पहले केवल व्याकरण की चर्चा ही करूंगा, शिक्षण विधियों की चर्चा अभी नहीं करूंगा। शिक्षण विधियों की चर्चा मैं थोड़ा बाद में, जब शिक्षण विधि चालू हो जाएगी उसके बाद करूंगा, पहले नहीं। और अभी आज जो मैं पेपर की चर्चा करने वाला हूं वो हमारे रीट भर्ती प्रक्रिया या रीट भर्ती परीक्षा जो हो रही, उसका नाम था आरटेड भर्ती परीक्षा 2011 में जो लेवल फर्स्ट था, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे हिंदी व्याकरण के, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या हो गया, यहां पर आरटेड करो, ठीक रहेगी। आरटेड 2011 में लेवल फर्स्ट, आरटेड 2011 में लेवल फर्स्ट, ध्यान रखना। अब ये दिमाग में लगाना, लेवल फर्स्ट वालों की हिंदी आई है, हमारे सेकंड में नहीं आएगी, सेकंड वालों की आएगी फर्स्ट में। व्याकरण दोनों में कॉमन है। और एसआई वाले या पटवारी वाले, ग्राम सेवक वाले, वो सोचेंगे ये तो रीड वालों के लिए, हमारे लिए नहीं, तो मान चले ये भी उनके लिए कोई कॉमन है, क्योंकि मैं अभी केवल व्याकरण की बात कर रहा हूं, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। तो रीड आरटेड 2011 में लेवल फर्स्ट में जो हिंदी पेपर के जो प्रश्न आए थे उनकी चर्चा हम आज यहां करेंगे। ध्यान रखना, कब आए थे ये? आरटेड 2011 में, वो भी लेवल फर्स्ट के होंगे। ओके, चलो। और किसी के दिमाग में हो गया भाई ये आरटेड लेवल फर्स्ट हिंदी का पेपर है ना, हम कैसे मान दूं? मैं आपको इतना कह दूं, ये उस वक्त के जो हमारे बुकलेट नंबर चलती थी, है ना, बुकलेट नंबर ABCD आता है, ये हमारे बुकलेट नंबर A के सारे प्रश्न हैं। ध्यान रखना, ये मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करूंगा, आप लोगों के लिए डेली ऐसे प्रश्न लाकर दूंगा आप लोगों को, जिससे आपकी तैयारी और इतनी अच्छी हो सके कि हमारे 30 क्वेश्चन, यानी नीट वालों की बात कर रहा हूं, जो 30 क्वेश्चन हमारे हिंदी के आएंगे, 15 व्याकरण के, 15 इनके, इतनी गारंटी कहता हूं कि 28, 29 आराम से कर लेंगे, और यही हम आराम से पेपर प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। उसके लिए आप लोगों को ये वीडियो देखने जरूर पड़ेंगे, ये तो प्रयास करना ही पड़ेगा। अब ये भी नहीं करेंगे तो भैया कुछ नहीं होने वाला। फिर चलो ऊपर से चालू करते हैं। वहां पर हमारे नंबर 1 प्रश्न आया था, कौन वर्ण घोष
नहीं है। क्या था? कौन वर्ण घोष नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन था, ए ऑप्शन, ए, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन ए और डी ऑप्शन ड। ए, 6, ए और ड, ये 4 उत्तर है। देखो इसमें क्या पूछा है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, ठीक है ना। आपको भी उत्तर बताने हैं, मैं व्याख्या तो करूंगा, लेकिन आप लोगों को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताने हैं। और एक चीज और है कि जो भी आप लोग ये प्रश्नों के वीडियो देखते हैं, मुझे कमेंट जरूर किया करें कि हमने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। आप अगर यहां कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करें, मेरे नंबर यहां लिखे हुए हैं, आप सब मेरे स्टूडेंट हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे बता सकते हैं कि हमने कितने सही किए हैं, कितने गलत हुए हैं, है ना, ताकि मुझे पता रहे कि आप क्या कगार पहुंच पा रहे हैं। चलो देखो, घोष वर्ण में कितने होते हैं? 31 सारे स्वर, प्रत्येक व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ गहरा और उसमें का है स्वर ए आ रहा है, ये घोष होता है। 6 दूसरा वर्ण है, या घोष होता है। ए घोष है और ड, तीसरा वर्ण घोष है, तो यहां पर उत्तर होगा ये 6। ओके, चलो प्रश्न नंबर 2। किस शब्द में री स्वर नहीं है? और ध्यान ना, 2011 वाले पेपर में अधिकांश तो वो प्रश्न है नहीं 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 नहीं, और अधिकांश जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो फटाफट है देखा उत्तर ए, डी ये लगा देंगे। ऐसा मत करना जल्दबाजी में, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना। यहां पर पहला ऑप्शन होगा कृपा, बी होगा कृष्ण, सी होगा रिवाज और डी होगा दृष्टि। बताओ भाई, किस शब्द में री स्वर नहीं है? देखो, कृपा में री दिख रहा है नीचे, कृष्ण में री दिख रहा है, दृष्टि में दिख रहा है, रिवाज में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, रिवाज में होगा। नंबर 3 क्वेश्चन, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। नंबर 1, ए, स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियां। नंबर बी, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां। नंबर 3, सी, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां। और ऑप्शन डी, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। बताओ भाई, उत्तर दो। बताओ भाई, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो एक शब्द लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? पंकज, पंकज है ना। तो प के अंदर क्या आ रहा है? ए स्वर आ रहा है, तो स्वर अब पंख है ना, तो ये प के बाद ये अनुस्वार बोला जा रहा है, तो प के अंदर स्वर भी आ रहा है, तो स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियां, क्योंकि इन दोनों में यहां बीच में जो अनुस्वार लगा गया है, ये नाक से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है, तो हमारा सही उत्तर होगा ए। ओके,
चलो भाई नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 4, किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि है? ऑप्शन नंबर 1 ए सिंधूर्मी, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु, ऑप्शन नंबर सी नारीश्वर और ऑप्शन नंबर 4 लोकेश्वर्य। बताओ भाई। देखो सिंधूर्मी के टुकड़े होते हैं सिंधु प्लस ऊर्मी, दीर्घ संधि। भारतेंदु के होते हैं भारत प्लस इंदु, गुण संधि। नारीश्वर के होते हैं नारी प्लस ईश्वर, दीर्घ संधि। और लोकेश्वर्य के होते हैं लोक प्लस ऐश्वर्य, वृद्धि संधि। तो यहां पर हमारे पूछा गया था गुण संधि, हमारा उत्तर होगा ये भारतेंदु। नंबर 5 प्रश्न, वृक्षित छाया का संधि विच्छेद होगा। वृक्षित छाया का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन नंबर बी वृक्षित प्लस छाया, ऑप्शन नंबर सी वृक्ष प्लस छाया और ऑप्शन नंबर 4 वृक्ष है प्लस छाया। बताओ भाई। अब देखो यहां पर ये क्या लगा रखे हैं, विसर्ग लगा रखे हैं। यहां पर ये क्या लगा रखे हैं, विसर्ग लगा रखे हैं। हमारे व्यंजन संधि के नियम के अकॉर्डिंग जैसे अनुच्छेद एक शब्द होता है तो उसके टुकड़े करते हैं तो लिखते हैं अनु प्लस छेद, उसी रूप में इसके टुकड़े होंगे वृक्ष प्लस छाया, है ना। और यहां पर वृक्ष प्लस छाया में यहां एंड में स्वर आ रहा है, यहां का प्रारंभ 6 से हो रहा है और दोनों के बीच में चय का आगमन हो जाएगा। किसी को अगर ये समझ में नहीं आए तो हमारे जो व्यंजन संधि के नियम चल रहे हैं वो वीडियो जरूर देखें ताकि क्लियर हो जाएगा ये। नंबर 6 श्मश्रु शब्द का तद्भव होगा। श्मश्रु शब्द का तद्भव होगा। ऑप्शन नंबर ए मूछ, ऑप्शन नंबर बी आंसू, ऑप्शन नंबर सी अश्रु और ऑप्शन नंबर 4 डी यहां कर देते हैं ससुर। बताओ भाई। श्मश्रु, सुनो, अगर ये श्मश्रु की जगह अगर ये होता श्वश्रु तब तो ये होता ये, सॉरी श्वश्रु ये होता तो इसकी ये होता सास श्वश्रु, है ना। लेकिन यहां ये क्या बोलता श्मश्रु तो इसका उत्तर होगा मूछ। क्लियर।
फोटो खींच दो। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। ऑप्शन ए पर्यायवाची, ऑप्शन ए पर्यायवाची, ऑप्शन बी विलोम, ऑप्शन सी मुहावरे और ऑप्शन डी समानार्थी। बताओ भाई। देखो विपरीत का मतलब होता है उल्टा, और उल्टा अर्थ केवल देता है विलोम और कोई नहीं देता। ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 रंग, ऑप्शन नंबर बी आकाश, ऑप्शन सी जाति और ऑप्शन डी अक्षर। बताओ भाई, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। देखो वर्ण का अर्थ रंग होता है, वर्ण का अर्थ जाति होता है, बोलते हैं ना आपके स्वर्ण के, है ना, जाति होता है। वर्ण में हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं, तो उन वर्ण को हम अक्षर की श्रेणी में भी लेते हैं। लेकिन वर्ण का अर्थ आकाश नहीं होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट 9 प्रश्न, कौन शब्द या कौन सा शब्द कमल का, किसका, कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखो आधे से अधिक लड़कों ने तो यहाँ पेपर में अगर बिना ध्यान दिए पढ़ा होगा तो उन्होंने खूब गलतियां करी होगी, क्योंकि देखो यहाँ भी नहीं पूछ रहा है, यहाँ भी नहीं पूछ रहा है, और 3-3 उत्तर दिख रहे हैं ना, तो कहीं वो उत्तर जल्दबाजी में करके है और लगा दे, तो वो चीज गलतियां हो जाएगी। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन है, कमल का पर्यायवाची नहीं है, जलज। बी अंबुज, सी मनसिज और डी यहां पर हो जाएगा पंकज। देखो भाई, मनसिज या मन से उत्पन्न होने वाला, है ना, या मन में ही जन्म लेने वाला, हम यहां ये कमल का नहीं होता है। ठीक है, यहां जलज जल में जन्म लेता है, यहां अंबुज, यहां भी ये अंबु यानी यहां पानी के अंदर जन्म लेने वाला। ठीक है ना, यहां पंकज, पंख यानी कीचड़ जन्म लेने वाला, ये मन में जन्म नहीं लेता है। मन में जन्म को लेता है, तो मन में जन्म हमारे ये कामदेव के लिए आता है, ये मनसिज शब्द जो है। तो यहां पर मूल रूप में हमारा कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, तो मनसिज नहीं होगा। 10वां प्रश्न, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो,
दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। ध्यान रखना क्या पूछा गया है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए क्या एक शब्द क्या होगा। मैं चार ऑप्शन लिख रहा हूं। नंबर 1 मनन, बी बेध्यान, सी मनवा और डी अन्य मनस्क। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहां पर अन्य यानी दूसरा, मनस यानी मन, ये इसका मूल रूप में आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। फोटो लो इसका। आरटेट 2011 में एक शब्द शक्ति का प्रश्न पूछा गया था। देखना ये 11वां प्रश्न है ये। अभिधा शब्द शक्ति में, अभिधा शब्द शक्ति में ऑप्शन नंबर 1 वाच्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन बी लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन सी व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, और ऑप्शन डी अन्य अर्थ प्रकट होता है। ये हमारे 4 विकल्प आए थे। अभिधा हमेशा लोक प्रचलित अर्थ ही प्रकट करता है। लोक प्रचलित अर्थ को हम वाच्यार्थ कहते हैं, यानी जो बोल रहा है उसका अर्थ वही होगा। इसका मतलब हमारा इसका जो उत्तर होगा वो ए होगा। ठीक है, और 12वां प्रश्न, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। 4 विकल्प ध्यान सुनना। ए पशु पक्षी, बी गुण दोष, सी दिशाएं और डी आभूषण। आप जब पेपर को हल करें ना, या पेपर को जब ध्यान से सुने, तो ये समझे कि ये पहले जो पेपर आया है 2011 में उसका लेवल क्या था। ठीक है ना, जब मैं 2012 की बात करूंगा तो उसका लेवल देखना, 2015 की बात करूं तो उसका लेवल देखना, और 2017 की बात करूं तो उसका लेवल देखना। हमारा मूल उद्देश्य है कि हमें कैसे भी करके व्याकरण के जितने प्रश्न आए वो सही करने हैं। तो आपके सामने ये 4 विकल्प लिखे हुए हैं कि पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं और आभूषण। बताओ भाई, यहां पर होंगे गुण दोष। पशु पक्षी के नाम जो है वो कहां आते हैं। पशु पक्षी जो है वो जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। ठीक है ना, पर्टिकुलर दिशाएं लिखा हो जातिवाचक में आएगा, है ना। आभूषण लिखा हो जातिवाचक में आएगा। चलो नेक्स्ट 13वां प्रश्न, मदन
काली पतलून पहनकर खेलने आया। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। में विशेषण है। ऑप्शन 1 ए मदन, बी काली, सी पतलून और डी आया। बताओ भाई। बताओ, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। काली रंग आ गया भाई। रंग किसमें आता है? विशेषण में। यहां पर मदन क्या हो गया? मदन क्या हो गया? यहां पर ये कर्ता हो गया, संज्ञा हो गई। आया क्या हो गया? क्रिया हो गई। पतलून एक साधन रूप में हो गया, ये भी एक संज्ञा हो गई क्योंकि पतलून पैंट के लिए आया है ना। नेक्स्ट 14वां प्रश्न। वहां मोहन के देश 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 कोई नहीं था। कोई नहीं था। वाक्य में रिक्त स्थान की जगह प्रयुक्त होगा। वाक्य में रिक्त स्थान की जगह प्रयुक्त होगा। ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी अलावा, ऑप्शन डी अथवा। बताओ भाई। वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना है इनको कि हमें वहां लाइन को बोलकर देखना है। फोटो खींचो बराबर। नेक्स्ट 15वां प्रश्न। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है। देखो, इस पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और यहां बीच में जो तक आया, तक, इसके बारे में परीक्षा पूछा जाएगा कि है क्या। नंबर 1 समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 2 यानी नंबर बी क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर सी संबंध बोधक अव्यय।
और नंबर 4 विस्मय बोधक। बताओ भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बताओ भाई, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। देखो, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इसका संबंध इससे दिखाया गया है। यानी सफलता मिले तब तक प्रयास करो, संबंध दिखा रहा है ना, संबंध बोधक होगा। ये समुच्चय बोधक कहां आता है? जहां दो शब्दों, दो उपवाक्यों को अलग करने का बोध किया गया हो, और वहां और, या, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, पर, ये ऐसे शब्द प्रयोग में लिए गए हों तो वहां समुच्चय आएगा। ठीक है। क्रिया विशेषण अव्यय तो अपने आप में 4 भेदों में लिए हुआ है, स्थान बोधक, काल बोधक, परिमाण बोधक, रीति बोधक, ये यहां आ जाएगा। विस्मय में तो अरे वाह, छी छी, बाप रे, ये सब आ जाएंगे, इसलिए यहां क्या होगा? संबंध बोधक होगा। नेक्स्ट, सोलहवां प्रश्न, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? ऑप्शन ए वाक्य, ऑप्शन बी रचना, ऑप्शन सी शब्द, और ऑप्शन डी अर्थ। बताओ, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? अरे भाई, हमारे वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, और जो क्रिया होती है वो विधेय कहलाती है। और ये दोनों चर्चा कहां होती है? वाक्य में होती है। जैसे राम खेल रहा है ना, तो राम क्या हो गया? उद्देश्य। खेलना क्या हो गया? विधेय, है ना, याद रखना। तो हमारे यहां 16वें में उत्तर क्या हो गया? वाक्य। को और के लिए, को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? किस कारक के चिन्ह है? नंबर ए कर्म, नंबर 2 संप्रदान, सी करण, नंबर 4 अपादान। बताओ भाई, को और के लिए, यानी इन 4 में से ऐसा कौन सा कारक है जिसमें को का प्रयोग भी कर सकते हैं और के लिए का प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना? और वो कौन सा है? संप्रदान। संप्रदान में दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। जैसे उसने मोहन को रुपए दिए, है ना, या वह मां के लिए भोजन लाया, मां के लिए, है ना। तो को भी आया, के लिए भी आया। और संप्रदान का मतलब होता है जब कर्ता स्वयं के लिए कार्य न करके किसी और के लिए कार्य करता है, वो किसमें आएगा? संप्रदान में आएगा। और संप्रदान में दोनों विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो उसका। चलो नेक्स्ट 18वां प्रश्न है,
तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है। इस वाक्य में उद्देश्य है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी तेंदुलकर, ऑप्शन सी ओवर और ऑप्शन डी छक्के। बताओ भाई, अभी मैंने बताया वाक्य के 2 अंग हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य कर्ता को बोलते हैं और विधेय क्रिया को बोलते हैं। इस पूरे वाक्य में ये सारा है, छक्के लगाने का काम कौन कर रहा है? तेंदुलकर कर रहा है। तो तेंदुलकर क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो कर्ता क्या बोलेंगे? उद्देश्य को। और यहां पूछ भी क्या है? उद्देश्य। तो तेंदुलकर होगा 19वां। एक तो ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है ना। विराम चिन्ह का नाम है ए अल्प विराम, बी अर्ध विराम, सी पूर्ण विराम और डी निर्देशक चिन्ह। बताओ भाई, एक ऊपर इस रूप में लगा हुआ है बिंदु रूप में, एक नीचे कोमा लगा हुआ है। इस चिन्ह को क्या बोलेंगे? इस चिन्ह को बोलेंगे अर्ध विराम। अल्प विराम केवल कोमा होता है। पूर्ण विराम खड़ी पाई को बोलते हैं। और निर्देशक चिन्ह जो होता है वो निर्देश करने के लिए आता है इस रूप में। चलो भाई, 20वां प्रश्न। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी कोष्ठक, ऑप्शन सी निर्देशक चिन्ह और ऑप्शन डी उपविराम। बताओ भाई, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, निर्देशक या उपविराम? देखो, कोई कठिन शब्द है ना, आपने देखा हो, जैसे जैसे कोई शब्द लिख दिया रोड़ा, रोड़ा है ना, हम कहते ना हर काम में रोड़े आ रहे हैं, रोड़े आ रहे हैं ना, रोड़ा लिख दिया। अब किसी को रोड़ा का अर्थ ही नहीं है, रोड़ा क्या होता है?
है ना। तो कोष्टक बनाया समस्या, डोड़ा का कोष्टक बना क्या लिखा समस्या। तो किसी भी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो कोष्टक का किया जाएगा। ओके, ये जो प्रश्न आज बनाए हैं ये 2011 आरटेड भर्ती में जो लेवल फर्स्ट के अंदर हिंदी के प्रश्न आए हैं उनसे निकाले गए हैं। आप सभी लोग इन प्रश्नों को देखें अच्छे से, ठीक है। एक बार स्क्रीन शॉट लो इसका। अच्छा, आप सब एक काम करना, इन प्रश्नों को देखने के बाद प्रश्न में आपको कितने उत्तर आए, प्रश्न का लेवल पहले 2011 में कैसा था, या समझाने का तरीका समझ में आया या नहीं आया, वो सब चीजें आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं या आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। ओके, आप सभी यहां इन वीडियो को देखें, सब आपके लिए ये। इन्हें अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।